सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके परिवार में, नेवरी परिवार में, और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका होस्ट एंड दोस्त विजेंद्र सिंह नेवरी। साथियों, राजस्थान के अंदर मृदा संसाधन अपना टॉपिक चल रहा है और आप देख रहे हैं मृदा संसाधन का तीसरा पार्ट। इस तीसरे भाग में प्रवेश करने से पहले कल भाग नंबर 2 के अंदर मैंने कुछ चैलेंज प्रश्न दिए। उन चैलेंज प्रश्न पर छोटी सी नजर डालते हैं। कौन बना उसमें सिकंदर? जिसने सबसे पहले जवाब दिया वही बन गया विजेता। और सबसे पहले कमेंट बॉक्स में सही जवाब टाइप किया MR वर्मा ने। आपको बहुत बहुत बधाइयां, आप बने हैं इस क्लास के विजेता। साथियों, प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न तो यह था कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, इसका शुभारंभ कब किया गया और कहां से किया गया? मित्रों, 19 फरवरी 2015 को इसका शुभारंभ किया जाता है सूरतगढ़ से। सूरतगढ़ बोले तो श्री गंगानगर। और शुभारंभ करते हैं हमारे PM श्रीमान नरेंद्र मोदी। मित्रों, गौर करना है यहां पे। अब नरेंद्र मोदी जी यहां पे शुभारंभ करते हैं और एक नारा देते हैं। क्या नारा देते हैं? स्वस्थ धरा तो खेत हरा, स्वस्थ धरा तो खेत हरा। है क्या मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना? ये भी थोड़ा समझे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ये है कि इसमें मिट्टी जो होती है इसकी गुणवत्ता की जांच की जाती है और गुणवत्ता की जांच करने के बाद में यह निश्चित किया जाता है कि इस मिट्टी में कौन सा खाद है, कौन सा बीज लगेगा और ये मिट्टी अधिक से अधिक उपजाऊ और कैसे बन सकती है। और इसमें अगर कोई कमियां हैं, किसी विशेष तत्व की अगर कमी, मान लेते हैं मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी है, मान लेते हैं मिट्टी में पोटास की कमी है, फेल्सपार की कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए जांच की जाएगी और उसके बाद में फिर उस मिट्टी की अपन कहें प्रकृति के अकॉर्डिंग वहां पे बीज वगैरह दिए जाएंगे। ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड है। लेकिन ऐसा कौन सा राज्य, शुरुआत अपने राजस्थान से हुई, लेकिन ऐसा कौन सा राज्य है जिस राज्य ने अपने किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दे दिए? वो पंजाब। याद रखना, पहला प्रश्न तो ये था। इसमें जो केंद्र की भागीदारी रहेगी वो 75% रहेगी, 25% भागीदारी अपने राज्य सरकार की इसमें रहेगी। 4 वर्ष बाद में रिन्यू करवाना पड़ेगा इस कार्ड। इसके बाद दूसरा चैलेंज प्रश्न प्यारे मित्रों था कि कौन से वर्ष को मृदा वर्ष घोषित किया है? तो प्यारे साथियों, 2015 को मृदा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। उसके बाद प्रश्न था कि राजस्थान में कौन सी मिट्टी है और वो सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो साथियों, राजस्थान के अंदर एंटीसोल्स है, वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ये थे कल के चैलेंज प्रश्न। अब साथियों, अपन बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। कल की क्लास में अपन ने राजस्थान के अंदर जो मिट्टियां हैं, कौन कौन सी मिट्टियां हैं, इनकी चर्चा की। आज प्यारे साथियों अपन यहाँ पे बात करेंगे अदर जो वर्गीकरण है। जैसे अपने कृषि विभाग ने 14 प्रकार की मिट्टियां बताई हैं। अमेरिकन जो पद्धति है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान में 5 प्रकार की मिट्टियां हैं। उसके बाद में अलग अलग भौतिक प्रदेश के अकॉर्डिंग कौन कौन सी मिट्टियां हैं, मिट्टी की अपने राजस्थान में कौन सी समस्याएं हैं, मृदा अपरदन भी होता है तो कैसे होता है, क्यों होता है, इन सभी प्रश्नों का जवाब अगर आप चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। और इसी के साथ बेल आइकन दबा दें और साथ के अंदर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें। मिलते हैं आगे की ओर। अब जरा गौर के साथ यहां पे आपको ध्यान ये देना है कि अपने राजस्थान में कौन कौन सी मृदा है ये पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा यहां पे। यहां अपन चर्चा कर रहे हैं नवीन वर्गीकरण की, यानी अमेरिकन जो पद्धति है उसके अकॉर्डिंग जो वर्गीकरण है वो कैसा है, ध्यान देंगे। अमेरिकन पद्धति नवीन वर्गीकरण। साथियों ध्यान देना, यहां
इस नवीन वर्गीकरण में क्या क्या चीजें हों। पहले मैं सामान्य सामान्य से नाम लिख रहा हूं, ध्यान दें। 5 मृदाएं हैं राजस्थान में। एक है एरिडिसोल्स, उसके बाद दूसरा आता है मित्रों, वो है एंटीसोल्स, तीसरा है इंसेप्टिसोल्स, चौथा है अल्फीसोल्स, और प्यारे मित्रों पांचवा जो है, चलो यही लिख देते हैं अपन, ये है वर्टिसोल्स। यानी कुल मिला के ये 5 है। नंबर 1 पे कौन सा? एरिडिसोल्स, एंटीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, अल्फीसोल्स और वर्टिसोल्स। ध्यान दें, अगर इजी वे में प्रश्न आ जाए तो कैसे करें, थोड़ा क्लिष्ट बन जाए कैसे करें। अपन दोनों ही बातें यहां पे करने वाले हैं। एरिड का मतलब क्या होता है? सूखा। एरिड का मतलब क्या होता है? सूखा। यानी मैं यूं कहूं कि ये शुष्क क्षेत्र की मृदा है, शुष्क क्षेत्र की मृदा, यानी शुष्क क्षेत्र में पाई जाने वाली जो मृदा है वो कौन सी है? एरिडिसोल्स है। अब ये पाई कहां कहां जाती है, ध्यान दें। एक तो मेरे प्यारे मित्रों पूरा का पूरा एरिया जो कवर हो जाएगा ये शेखावाटी वाला, साथ में कहां पे? नागौर के अंदर, साथ में जोधपुर के अंदर, साथ में पाली के अंदर, और साथ में कहा? आपका जालोर के। यानी ये कहां कहां पाई जाएगी? शेखावाटी में, सीकर, चूरू, झुंझुनू आगे, उसके बाद नागौर, फिर जोधपुर, फिर पाली, फिर जालोर। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एरिडिसोल्स। और कुछ सीमावर्ती क्षेत्र वहां भी पाई जाती है, भी मैप बनाएंगे पर इसके जस्ट बाद में, है ना। उसके बाद अब इससे कलिष्ठ प्रश्न क्या बन सकता है? ये तो सामान्य बन गया कि शुष्क क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा कौन सी? एरिडिसोल्स है, ठीक है। एरिड का मतलब ही सूखा होता है। अब इसका उपवर्ग, यानी इसी मिट्टी का जो उप मृदा वर्ग है, यानी एरिडिसोल्स तो है, लेकिन प्यारे मित्रों गौर करना, इसका जो उप मृदा वर्ग है वो है ऑर्थिड। क्या है? ऑर्थिड। जैसे कि मैं यहां बात करूं केम्बी ऑर्थिड, जैसे कि मैं यहां बात करूं सेलोर्थिड, जैसे कि मैं यहां बात करूं कैल्सी, यही लिख देता हूं कैल्सिर्थिड। यानी जहां ऑर्थिड दिख जाए, ये बड़ा क्लिष्ट प्रश्न है, हो सकता है पूछा जाए आगामी समय में, अभी तक नहीं पूछा गया। अभी तक तो एक प्रश्न आता है बार बार घुमा घुमा के, वर्टिसोल्स वाला, कि कोटा संभाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वर्टिसोल्स। मैं इसी बता दूंगा कौन से 3-4 प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब ऑर्थिड जो वर्ग है वो किसका है? एरिडिसोल्स का है। ऑर्थिड में मैंने आपको बताया, चाहे केम्बी ऑर्थिड की बात कर लें, चाहे सेलोर्थिड की बात कर लें, चाहे कैल्सिर्थिड की बात कर लें, चाहे पेली ऑर्थिड की बात कर लें, यानी ऑर्थिड शब्द आपको जहां दिख जाएगा वहां आपको क्या करना है? वहां आपको करना है एरिडिसोल्स, ठीक है। उसके बाद में गौर करें एंटीसोल्स। एंटीसोल्स से क्या प्रश्न बने? एंटीसोल्स से प्यारे मित्रों पहला प्रश्न तो ये बना कि विभिन्न जलवायु वर्गों में विकसित मृदा, विभिन्न जलवायु वर्गों में विकसित मृदा, इसका मतलब ये शुष्क में भी विकसित हो सकती है, ये अर्ध शुष्क में भी विकसित हो सकती है, ये उपाद्र में भी विकसित हो सकती है। यानी अधिकांश जो एरिया कवर करेगी जो मिट्टी, वो मिट्टी कौन सी है? एंटीसोल्स। तो यहां से अपन प्रश्न बनाएंगे। क्या प्रश्न बनाएंगे? सुनो, प्रश्न ये बनेगा इससे कि राजस्थान में अधिक पाई जाने वाली मृदा,
प्यारे मित्रों गौर करना, नवीन वर्गीकरण के अनुसार, यही जी प्रश्न कि अमेरिकन पद्धति का जो वर्गीकरण है उसके अनुसार कौन सी मिट्टी राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो आपका उत्तर बनेगा एंटीसोल्स। एंटीसोल्स है, इसके ऊपर कोई ज्यादा जलवायु विशेष का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, तो याद रखेंगे एंटीसोल्स सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब मेरे प्यारे मित्रों, इसी मृदा का जो उप मृदा वर्ग है, यानी इस मृदा का जो उप मृदा वर्ग है वो कौन सा है, तो ध्यान देंगे इस मृदा का जो उप मृदा वर्ग है वो है सामेंट्स एंड फ्लूवेंट्स, यानी सामेंट्स एंड फ्लूवेंट्स। ध्यान देना मेरी बात पे, सामेंट्स एंड फ्लूवेंट्स ये कौन से मृदा वर्ग में आते हैं, तो गौर करना, सामेंट्स एंड फ्लूवेंट्स हैं, ये एंटीसोल्स में आते हैं। किस में आते हैं, एंटीसोल्स। ये बड़ा क्लिष्ट प्रश्न थोड़ा सा, यानी अपन इजी वे तो पढ़े साथ में संभावनाएं क्या है, एग्जामिनर कहां तक पहुंच सकता है, यानी अपन अपनी सोच तो लगा लेते हैं, लेकिन भाई साहब एग्जामिनर की सोच वहां से शुरू होती है जहां हमारी खत्म हो जाती है, तो वो कहां तक पहुंच सकता है, उसकी क्या पॉसिबिलिटीज है, वहां तक पे अपन लोग जाएं। तो उसकी पॉसिबिलिटीज आने वाले समय में यही बनती है, प्रश्न पूछ लिया जाएगा सामेंट्स एंड फ्लूवेंट्स। ध्यान देना, एंट की ध्वनि आ रही है, एंटीसोल्स, सामेंट्स, फ्लूवेंट्स, ठीक है, तो याद रखना एंटीसोल से याद है। यहां इड की ध्वनि आ रही है, एरिड, एरिड सोल्स, ऑर्थिड, ऑर्थिड। अब ऑर्थिड कोई भी आ जाए भले मर्जी, कैम्बी ऑर्थिड आ जाए, सेल ऑर्थिड आ जाए, कैल्सी ऑर्थिड आ जाए, पेली ऑर्थिड आ जाए, आपको तो एर्थिड दिखते ही क्या करना है, एर्थिड दिखते ही आपका एर्डिसोल्स कर देना है। अब प्रश्न बना कि एंटीसोल्स किन जिलों, तो प्यारे मित्रों ध्यान देना, इसका जो विस्तार है वो लगभग पश्चिमी राजस्थान में है, यानी लगभग संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान, यानी लगभग जो संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान है उसके अंदर कौन सी मृदा है, एंटीसोल्स। अब है इनसेप्टिसोल्स। ध्यान देना मेरी बात के ऊपर, ये मृदा अर्ध शुष्क, शुष्क में नहीं, अर्ध शुष्क, उपाद्र और आर्द्र, अर्ध शुष्क, उपाद्र और आर्द्र जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। कौन सी मृदा की बात कर रहे हैं अपन, इनसेप्टिसोल्स की। कहां कहां पाई जाती है, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। अब प्रश्न बना गुरुजी, इस वाली मृदा का जो मृदा वर्ग है, ये क्लिष्ट प्रश्न है, ये ई है, ये ई है, यहां ऊ ले आओ, जहां ऊ से शुरू हो जाएगा वो है उस्टोक्रेप्टस, उस्टोक्रेप्टस, यानी उस्टोक्रेप्टस कौन सी मृदा का उपवर्ग है, तो प्यारे मित्रों उस्टोक्रेप्टस है, ये इनसेप्टिसोल्स का है। अब प्रश्न बना, अपने सामान्य लिहाज से देखें तो ये अरावली के दोनों तरफ है, अरावली के दोनों तरफ, अरावली जो उसके ठीक पास में, इधर भी है कुछ भाग में, कुछ भाग इधर। अब मुख्यतः जिला कौन सा है, ध्यान दें, एक तो ये पाई जाती है सिरोही में, सिरोही के अलावा पाई जाती है पाली में, पाली के अलावा पाई जाती है राजसमंद में, राजसमंद के अलावा पाई जाती है उदयपुर में, उदयपुर के अलावा प्यारे साथियों भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा के साथ साथ याद रखेंगे चित्तौड़ में। कौन सी मिट्टी पाई जा रही है, इनसेप्टिसोल्स। ये तो इसके मुख्य जिले हैं, ये तो इसके मुख्य जिले। इन जिलों के अलावा ये जो मिट्टी है ये अन्य जो जिले हैं, जैसे कि मैंने कहा अलवर, अलवर में भी पाई जाती है, जैसे मैंने कहा भरतपुर पाई जाती है, जैसे मैंने कहा जयपुर पाई जाती है, दौसा पाई जाती है, सवाई माधोपुर पाई जाती है, और कुछ झालावाड़। ये अन्य जिले हैं, मुख्य जिले। आपको लग रहा होगा कि ये बोरिंग हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, बोरिंग है तो भी पढ़ना है। क्यों?
क्योंकि एग्जाम को क्रैक करना है और एग्जाम को क्रैक करने के लिए चीजों में इंटरेस्ट आएगा नहीं, इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, आएगा नहीं। ये आप ठान लो कि हमें कुछ करना है, और जो व्यक्ति ठान लेता है तब वो कर ही लेता है। उसके बाद अल्फीसोल्स। अल्फीसोल्स में आप एक बात याद रखें, जैसे अपने जलोढ़ मिट्टी है, कौन सी मिट्टी है? जैसे अपने जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मृदा का ही रूप। कौन सी मृदा का रूप? जलोढ़ मृदा। अब इसमें याद क्या रखेंगे, ये जो मिट्टी है इसमें ओ संस्तर पाया जाता है, यानी इस मिट्टी में कुछ थोड़ा बहुत ह्यूमस वगैरह मिल जाता है। और संस्तर की उपस्थिति इस मिट्टी में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी में जी? अल्फीसोल्स में। कौन से में? अल्फी। अब अल्फीसोल्स जो है, इसका मेरे प्यारे मित्रों जो मृदा का उपवर्ग है वो है हेप्लू। अब लू आएगी तो स्टॉल चाहिए, तो हेप्लू स्टॉल और फस। लू है स्टॉल में फंस गई, याद रखना है, हेप्लू स्टॉल फस, हेप्लू स्टॉल फस। अल्फीसोल्स, अल्फी, अल्फी, अलफ, लफ, लफस, यानी जहां ये लफस लफस दिख जाए वहां ये लफस लफस मिला देना, ठीक है। अल्फीसोल्स में हेप्लूस्टॉल्फस, हेप्लूस्टॉल्फस, ये कौन सी मृदा का है? ये आपका मेरे प्यारे मित्रों अल्फीसोल्स का है। अब अल्फीसोल्स है कहां पे? तो यहां याद रखेंगे ये मैदानी प्रदेश के अंदर है। ये कहां है? मैदानी प्रदेश के अंदर। फिर आता है मेरे प्यारे मित्रों वर्टिसोल्स। पहली बात तो ये वर्टिसोल्स की क्या विशेषता है, इस मिट्टी में क्ले की उपस्थिति होती है। किसकी उपस्थिति होती है? क्ले की उपस्थिति होती है। प्यारे मित्रों जिस मिट्टी में क्ले पाया जाता है उस मिट्टी की मैंने आपको कल की क्लास में बताया, नमी धारण की जो क्षमता है वो क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। ध्यान देंगे साथियों, अब जैसे और मिट्टियों के उपवर्ग पढ़े अपन ने, वैसे इस मिट्टी का जो उपवर्ग है वो है उस्टर्स्ट, उस्टर्टस, उस्टर्टस। कौन सा टस? उस्टर्टस, ऐसे लिख दूं मैं, उस्टर, उस्टर्स, उस्टर्टस। टर्टल हो रही है ना बटे, कौन सी है? बटे वर्टिसोल से। कहते भी टर्टल हो रही है, वर्टी, वर्टी, उस्टर, 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 उस्टर्टस, वो कौन सा है? वर्टिसोल्स। अब याद रखेंगे वर्टिसोल्स को सीधा सीधा आप याद रखें, ये अपने आप में काली मृदा का ही दूसरा रूप है। अब पाई कहां जाती है जी? ध्यान देंगे साथियों, ये पाई जाती है हाड़ौती क्षेत्र में। अब हाड़ौती क्षेत्र चूंकि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है, तो प्रश्न आ जाए दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कौन सी है? हाड़ौती क्षेत्र में कौन सा संभाग है प्यारे मित्रों? कोटा संभाग है। तो कोटा संभाग में ये मिट्टी है। कोटा संभाग के साथ याद रखें कोटा है, बारां है, बूंदी है और झालावाड़ है। ये आ गई जी मिट्टी। तो यहां याद रखेंगे, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया तो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। हालांकि आया है लेकिन नहीं भी आया तो भी पढ़। अब सुने, अब सुने, मैं यहाँ पे साथ साथ एक मैप है, ये यहीं बना देता हूं ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए। अब जरा गौर करना मित्रों, मैं यहीं पे एक मैप बना देता हूं ताकि आपको एक स्क्रीनशॉट में सारी चीजें मिल जाए। ये अपना राजस्थान आप देख रहे हैं। अब ध्यान क्या देंगे, इस वाले भाग में कौन सी पाई जाती है? वर्टिसोल्स। उसके बाद मैदान जहां जहां आ जाएगा वहां वहां मित्रों कौन सी पाई जाती है? ये समझने के लिहाज से है अल्फीसोल्स। मैदान है जलोढ़, अल्फीसोल्स है। अल्फीसोल्स से ठीक पास में कौन सी है? तो याद रखेंगे इनसेप्टिसोल्स। ब्लैक से लिख देता हूं मैं थोड़ा, इनसेप्टिसोल्स। अब ये इनसेप्टिसोल्स है, इसके ठीक इधर कौन सी है? एंटीसोल्स है। और कुछ इस भाग में, कुछ अन्य भागों में ये एरिडिसोल्स। 5 याद रखना है, एरिडिसोल्स, एंटीसोल्स, इनसेप्टी, अल्फीसोल्स
वर्टिसोल्स। ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार, या तो प्रश्न यूं आता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है, तो आपका उत्तर बनेगा मित्रों एंटीसोल्स। या फिर प्रश्न आ सकता है कि वर्टिसोल्स से, वर्टिसोल्स से कैसे भी प्रश्न आ सकता है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की मृदा है मुख्य रूप से, या मान लेते हैं कि आ जाए कि हाड़ौती के पठार में कौन सी मृदा है, या मान लेते हैं आ जाए कि आपका कोटा संभाग में कौन सी है, या आ जाए झीलों का नाम देके। ठीक है, तो साथियों यहां याद रखेंगे आप मुख्य रूप से वर्टिसोल्स और एंटी। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, एरिडिसोल्स के, एरिड यहाँ का वर्ग है, ऑर्थिड, कैम्बियोर्थिड, सेलोऑर्थिड, कैल्सियोर्थिड और पेलियोर्थिड। उसके बाद में एंटीसोल्स, एंटीसोल्स का मतलब सभी प्रकार की जलवायु में मिलेगी, राजस्थान में सबसे ज्यादा है ये एंटी, तो सोमेंट्स फ्लुएंट्स। उसके बाद इंसेप्टिसोल्स है, इसका उस्टोक्रिप्टस है, अर्धशुष्क उपाद्र आर्द्र में। फिर आ गया मित्रों अल्फिसोल्स, ये जलोढ़ मिट्टी का रूप है और इसका जो वर्ग है वो हेप्लोस्टोल्फस, हेप्लोस्टोल्फस। उसके बाद में वर्टिसोल्स की बात करें तो वर्टिसोल्स का उस्टर्स है। ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, मिटा दूं? मिटा देते हैं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, आपने ले लिया होगा, मिटा दो, मिटा दो। तो ये था मेरे प्यारे मित्रों नवीन जो पद्धति है उसके अकॉर्डिंग वर्गीकरण। अब अपन बात करेंगे कि अपने वाले राजस्थान में और क्या क्या मिट्टियों से प्रश्न बनेंगे। एक कृषि विभाग उसने 14 बांटे हैं, उससे पहले बने कई बार आते हैं कि भौतिक प्रदेशों के अनुसार वर्गीकरण। ठीक है, यानी यहां याद रखेंगे आप, यानी मैं लिख दूं क्षेत्र विशेष के अनुसार, क्षेत्र विशेष, ध्यान देंगे। अपन क्षेत्र विशेष में नंबर 1 पे बात करें, पूर्वी अर्धशुष्क मैदान, यहां कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो साथियों यहां जो मिट्टी पाई जाती है वो है जलोढ़ व भूरी मिट्टी। ठीक है, इसके बाद में नंबर 2, नंबर 2 पे आ गया चंबल बेसिन। चंबल बेसिन में याद रखेंगे आप कौन सी मिट्टी है, अब वैसे तो बन गए भीड़ भूमि है, लेकिन यहां याद रखना है इस वर्गीकरण के अनुसार लाल व काली मृदा। फिर आ गया तीसरे नंबर पे माही बेसिन। तो प्यारे मित्रों माही बेसिन में भी आपको यही मृदा मिलेगी, कौन सी, लाल व काली मृदा। उसके बाद में प्रश्न बनेगा कि हाड़ौती का जो पठार है वहां कौन सी है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इस दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में जो मिट्टी है वो है मध्यम काली। ठीक बात है जी। उसके बाद में यहां पे प्रश्न बनाए अपन कि जो आपका बनास बेसिन है, इस बनास बेसिन में मिट्टी कौन सी है? साथियों ध्यान देना, यह विशेष प्रश्न है, मैं फिर कह रहा हूं, भूरी मटियार दोमट मिट्टी, यानी भूरी मटियार दोमट मिट्टी कहां पे, बनास बेसिन। उसके बाद प्रश्न बन जाए कि 56 का मैदान यहां कौन सी है? मित्रों गौर करेंगे, 56 का जो मैदान है यहां जो मिट्टी है ये भूरी है, 7 के अंदर याद रखेंगे, सॉरी भूरी नहीं, लाल, यहां लाल है। उसके बाद में याद रखेंगे ये मिट्टी कुछ काली है और साथ में दोमट है। 56 का जो मैदान है यहां लाल भी है, काली भी है और दोमट भी है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चले मित्रों, अपन नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि लूनी बेसिन, लूनी बेसिन। अब लूनी बेसिन वाला भाग कहां फिलहाल आपको बताइए, पेजमेर से निकल के आती है, लास्ट के अंदर अपने राजस्थान के जालोर से देते हुए कहां चली जाती है, गुजरात के अंदर कच्छ के रण में। अब जो लूनी बेसिन रहेगा उस लूनी बेसिन में आपको याद रखना है भूरी दोमट, मटियार नहीं जोड़ना है इसमें,
केवल भूरी दोमट याद रखना। उसके बाद में नेक्स्ट चले अपन कि घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन में जो मिट्टी है इसमें मटियार जोड़ देना, फिर भूरी मटियार दोमट, भूरी मटियार दोमट। और साथियों इसके बाद में एक बच गया पश्चिम मरुस्थल। मरुस्थल के अंदर जो मिट्टी आएगी वो आप जानते हैं कैसी मिट्टी आएगी, रेतीली मिट्टी। तो ये कुछ एक क्षेत्र विशेष के अनुसार वर्गीकरण। ये क्यों लिखा है? होने को वर्गीकरण फसलों के अनुसार भी है। जैसे कपास कहाँ पाई जाती है आपसे पूछ लिया जाए तो कपास मिलेगी काली मिट्टी के अंदर। आपसे पूछ लिया जाए बाजरे की फसल कहाँ होगी तो आपका उत्तर आएगा आपकी रेतीली मिट्टी के अंदर। आपसे पूछ लिया जाए मक्के की फसल कहाँ होगी, लाल मिट्टी वाले क्षेत्र के अंदर। लाल लोमी में होता है मक्का, मक्का होने को काली में भी होता है, लेकिन अपने राजस्थान में लाल लोमी वाला क्षेत्र है। तो यहाँ फसलों के अकॉर्डिंग भी आ सकता है वर्गीकरण। क्षेत्र के अकॉर्डिंग ये है पूर्वी अर्ध शुष्क मैदान जलोढ़ व भूरी, चंबल बेसिन लाल काली, माही बेसिन लाल काली, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश मध्यम काली, बनास बेसिन भूरी मटियार दोमट, छप्पन का मैदान लाल काली दोमट, लोनी बेसिन भूरी दोमट, घग्गर बेसिन भूरी मटियार दोमट, और मेरे प्यारे मित्रों पश्चिम मरुस्थल के अंदर कौन सी, रेतीली मिट्टी। अब एक मिट्टियों का वर्गीकरण और करेंगे, उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हाँ जी, अब है अपना मृदा का कृषि विभागीय वर्गीकरण। ये आप देख रहे हैं कृषि विभागीय वर्गीकरण, ठीक है। प्रश्न पूछा जाए ये कैसा वर्गीकरण है तो अपना उत्तर बनेगा ये वर्गीकरण है कृषि विभागीय वर्गीकरण। अब कृषि विभागीय वर्गीकरण के तहत कितने भागों में बांटा गया है तो यहां आप याद रखेंगे 14 भाग। कितने भागों में बांटा गया है? 14 भागों में बांटा गया। गर्मी है ना, बड़ी खतरनाक है भाई, जीना आराम रुख है, और अगर कूलर चला लें तो आवाज आपको सुनाई नहीं देती। तो जरा गौर करें अपने, ये आप देख रहे हैं पूरा का पूरा 14 भाग है। पहले पहले साई रोजेक्स, सीधे सीधे प्रश्न है। 14 में 14 पूरे नहीं याद करने, जो एग्जाम की दृष्टि से वो तो याद करने बाकी एक बार देख लेंगे तो, ठीक है। जरा गौर करें, साई रोजेक्स मिट्टी कहां पाई जाती है? नाम ही पहली बार सुन रहे हैं, और जो स्टूडेंट पहली बार इस मिट्टियों के नाम सुन रहे हैं वो भी कमेंट करेंगे गुरुजी हमने तो पहली बार ये नाम सुने, पहले कभी सुने नहीं, हमने सोचा 4 मिट्टियां पढ़ ली हो गया मिट्टी पूरा, और फिर प्रश्न आते हैं फिर कहते हैं कहां से आ गया कहां से आ गया। ध्यान देंगे साथी, साई रोजेक्स मिट्टी कहां पे? श्री गंगानगर। मैं यहां लिख दूं, चलो आप समझ जाएंगे। यानी साई रोजेक्स मिट्टी है वो श्री गंगानगर में है, और रेवेरिना मिट्टी भी कहां पाई जाती है? श्री गंगानगर में। उसके बाद में साथियों जिप्सीफेरस, चूंकि आप जानते हैं कि जिप्सम है ये आपका बीकानेर के अंदर भी खूब होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पे जिप्सीफेरस जो है ये कहां पे प्यारे मित्रों? बीकानेर के। उसके बाद में कैल्सी ब्राउन, कैल्सी ब्राउन, कैल्सी ब्राउन जो मिट्टी है ये बीकानेर में भी है, जैसलमेर में। कैल्सी ब्राउन बीकानेर में भी है और जैसलमेर में। कैल्सी ब्राउन कहां कहां है? बीकानेर और जैसलमेर। कोई खास बात नहीं। मरुस्थल मिट्टी कोई खास बात नहीं। मरुस्थल में बालू का स्तूप कोई खास बात नहीं। अब आता है ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी। मित्रों ध्यान दें, ग्रे ब्राउन कहां कहां पाई जाएगी? जालोर, जालोर के बाद में सिरोही, उसके बाद में मिट्टी पाई जाएगी पाली में। जालोर आ गया, सिरोही आ गया, पाली आ गया, उसके बाद में मिट्टी पाई जाएगी नागौर में, और नागौर के बाद ये मिट्टी पाई जाएगी इसमें, ठीक है। जालोर, सिरोही, पाली, नागौर, अजमेर। जालोर, सिरोही, पाली, नागौर, अजमेर। कौन सी मिट्टी? ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी। अब आता है नॉन कैल्सिल। नॉन कैल्सिल नागौर के अंदर भी है, नॉन कैल्सिल अजमेर के अंदर भी है। इसके अलावा नॉन कैल्सिल कहां है? नॉन कैल्सिल है सीकर में, झुंझुनू में, जयपुर में और अलवर में। यहां कौन सी पाई जाती है? नॉन कैल्सिल ब्राउन। फिर आता है नवीन जलोढ़ मिट्टी, ये पूरा ही क्षेत्र है। अलवर भी आ गया, भरतपुर भी आ गया, धौलपुर भी आ गया, करौली भी आ गया, सवाई माधोपुर भी आ गया, दौसा भी आ गया। पूरा का पूरा कौन सा? नवीन जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद में पीली भूरी मिट्टी कहां पाई जाती? पीली भूरी मिट्टी में याद रखेंगे
ये टोंक वाला क्षेत्र, सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र है, यहां कौन सी मिट्टी? पीली भूरी मिट्टी। इसके बाद नवीन भूरी मिट्टी। नवीन भूरी मिट्टी में याद रखना मित्रों, एक तो आएगा भीलवाड़ा और भीलवाड़ा के साथ आएगा अजमेर मुख्य रूप से। पर्वतीय मृदा कहां कहां है? पर्वतीय मृदा उदयपुर के अंदर है और सात के अंदर कहां है? कोटा। उसके बाद प्रश्न बनेगा लाल लोमी मिट्टी कहां है? ये दो जिले हैं, एक जिला आता है डूंगरपुर और दूसरा जिला आता है साथियों बांसवाड़ा। यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कौन सी मिट्टी है? लाल लोमी मिट्टी। काली गहरी मध्यम जो मिट्टी है ये आप जानते हैं कौन से क्षेत्र में? हाड़ौती क्षेत्र में। अब यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, अब जरा गौर करें। नंबर 1 साइरोजेक्स, रेवेरिना, जिप्सीफेरस। तीनों तो अच्छे ढंग से याद कर लो। आने वाले इन परीक्षाओं में 2020 में अगर कोई पेपर होता है तो आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। याद क्या रखेंगे? साइरोजेक्स, रेवेरिना, जिप्सीफेरस। साइरोजेक्स कहां है? गंगानगर में। रेवेरिना कहां है? गंगानगर के अंदर। जिप्सीफेरस कहां है? बीकानेर के अंदर। तीन याद हो गया। कैल्सी ब्राउन, ब्राउन है लेकिन उसमें कैल्शियम की मात्रा है। ये कैल्सी ब्राउन कहां है? ये बीकानेर में और कहां पे? आपका जैसलमेर में। अब ये नॉन कैल्सिल ब्राउन, यहां ब्राउन तो है लेकिन नॉन कैल्सिल है। ये कैल्सिल ब्राउन है, ये नॉन कैल्सिल ब्राउन। नॉन कैल्सिल याद रखेंगे, सीकर है, झुंझुनू है, जयपुर है, अलवर है, कुछ नागौर और अजमेर। फिर आता है ग्रे ब्राउन जलोढ़। ब्राउन है, ब्राउन में ग्रे है और साथ में जलोढ़ है। ये जालोर है, सिरोही है, पाली है, नागौर। यानी लूनी नदी वाला जो क्षेत्र है, सिरोही लूनी में नहीं आता लेकिन आप याद रखेंगे लूनी नदी वाला जो क्षेत्र है वहां ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी है। उसके बाद नवीन जलोढ़ वैसे याद है मैदानी क्षेत्र है, काली का पता ही अपने को। पर्वतीय मिट्टी उदयपुर प्लस कोटा में, लाल लोमी अपन जानते ही हैं, ये आपका नवीन भूरी मिट्टी अजमेर भीलवाड़ा में और पीली भूरी आपका टोंक सवाई माधोपुर वगैरह। ये है कृषि विभाग के अनुसार। तो याद रखेंगे कृषि विभाग ने कितने वर्गीकरण दिए हैं राजस्थान की मिट्टियों के संदर्भ में? 14 प्रकार की मिट्टियां बताई हैं। फिर कह रहा हूं मैं, याद रखेंगे साइरोजेक्स गंगानगर, रेवेरिना गंगानगर, जिप्सीफेरस गंगानगर, ठीक है। साइरोजेक्स है, रेवेरिना है, जिप्सीफेरस है। उसके बाद में याद रखेंगे कैल्सी, नॉन कैल्सिल और ग्रे ब्राउन जलोढ़। ये है नवीन वर्गीकरण। इस प्रकार से राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण है। अब अपन थोड़ी सी बातें और करेंगे मृदा अपरदन वगैरह के बारे में और फिर आज की क्लास को अपन स्टॉप करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। हाँ जी, मिटा दो इसको, मैं मिटा देता हूं। ये था कृषि विभागीय वर्गीकरण। अब प्यारे मित्रों अपन बात करेंगे कि मिट्टी की समस्याएं कौन कौन सी। नंबर 1 जो सबसे बड़ी समस्या है वो है मृदा का अपरदन। अपरदन बोले तो कटाव। और मिट्टी का जो अपरदन होता है प्यारे साथी, इस मिट्टी के अपरदन से मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता निरंतर 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 कम होती चली जाती है। और लगातार मिट्टी की गुणवत्ता का कम होना, इसका मतलब मिट्टी मर रही है लेकिन धीरे धीरे मर रही है, घिस घिस के मर रही है। यानी अपन यूं कह सकते हैं, इसे कहा जाता है मृदा की रेंगती हुई मृत्यु। मृदा की रेंगती जो मृत्यु है ये किसे कहा जाता है मित्रों? मृदा अपरदन। अब प्रश्न बना है यहां कि मृदा अपरदन क्या एक ही प्रकार का होता है या एक से अधिक होता है? ध्यान दें, एक होता है आवरण अपरदन और एक होता है प्यारे मित्रों अवनलिका अपरदन। आवरण अपरदन एक चादरी अपरदन भी होता है, उसके अपन चर्चा नहीं करें, राजस्थान के संदर्भ में हिमालय क्षेत्रों में होता है। आवरण अपरदन यानी मिट्टी की जो ऊपरी परत है, मिट्टी का जो ऊपरी आवरण है उस आवरण का हट जाना, मिट्टी के ऊपरी आवरण का हट जाना, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आवरण अपरदन। अब बहता हुआ जल भी मिट्टी के ऊपरी परत को हटा सकता है और बहती हुई वायु भी हटा सकती है। दोस्तों ध्यान देना, यानी बहता हुआ जल भी हटा सकता है और बहती हुई वायु भी हटा सकती है। किसको हटा सकती है? तो अपना उत्तर बनेगा ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है, इस ऊपरी परत को हटा सकती है। अवनलिका कभी भी वायु से नहीं होता।
ये केवल बहते हुए जल से ही होता है। तो आवरण अपर्दन है, ये मुख्य रूप से ये वायु और जल दोनों से होता है। जबकि प्यारे मित्रों अवनलिका अपर्दन जल से और अवनलिका अपर्दन राजस्थान के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो चंबल जो नदी है अब वो अवनलिका अपर्दन है ये करती है। प्रश्न बना आवरण अपर्दन कौन से राजस्थान में ज्यादा होता है? पश्चिमी राजस्थान में, और पश्चिम राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पे? जैसलमेर। अवनलिका अपर्दन कहां होता है? पूर्वी व दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, और सबसे ज्यादा जो आवरण अपर्दन या अवनलिका अपर्दन होता है जिले के कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के अनुसार, तो वो कहां होता है? धौलपुर में। तो ये तो था पहली समस्या मृदा अपर्दन। उसके बाद में मित्रों मिट्टी में आती है लवणीयता व क्षारीयता की समस्या। ध्यान देना साथी, लवणीयता व क्षारीयता, इन दोनों समस्याओं में अगर मिट्टी में लवणीयता की समस्या है तो यहाँ पे रॉक फॉस्फेट को काम में लिया। अगर मिट्टी में लवणीयता की समस्या है तो उपचार के रूप में रॉक फॉस्फेट काम में लेते हैं, जबकि अगर क्षारीयता की समस्या है तो उपचार के रूप में काम में लिया जाता है प्यारे मित्रों जिप्सम। उसके बाद और क्या समस्या है जी अपनी मिट्टी की? सुनिए, मिट्टी की समस्या है लगातार निरंतर मृदा की उत्पादकता कम होना, यानी धीरे धीरे जो मिट्टी उसकी उत्पादकता कम हो रही है, ये भी एक समस्या। उसके बाद नेक्स्ट समस्या क्या है? खरपतवार की समस्या, अनचाहा घास उग जाता है, ये भी एक समस्या है। उसके बाद में समस्या क्या है? जलाधिक्य की समस्या, वाटर लॉगिंग। जलाधिक्य में क्या होगा? मिट्टी का जो सामान्य अपन कहें एयर रूट चार्ट है वो प्रभावित हो जाते हैं, सामान्य जो वायु प्रवाह है वो प्रभावित हो जाता है, और मिट्टी में इतना ज्यादा पानी चला जाता है, जलाधिक्य हो जाता है। जल का अधिक्य कि मिट्टी जो है वो ऑक्सीजन नहीं ले पाती, यानी मिट्टी है उसमें ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती, और वो मिट्टी फिर क्या हो जाती है? अनुपजाऊ हो जाती है। उसके बाद में और क्या समस्या है? और समस्या है प्यारे मित्रों सेम की समस्या, और सेम की समस्या है ये स्पेशल पाई जाती है नहरी क्षेत्र में। एक नहरी क्षेत्र कौन सा है? तो अपना उत्तर बनेगा हनुमानगढ़ व गंगानगर व श्री गंगानगर। और साथ में मित्रों याद रखना जो चंबल नदी का क्षेत्र है, चंबल क्षेत्र, वहां भी ये समस्या, पानी है वो ऊपर ही रहता है, नीचे जाता ही नहीं है। वहां मतलब नीचे से जिप्सम वगैरह की परत क्यों पानी को नीचे नहीं जाने देती। जब नीचे नहीं जाने देती है तो बिल्कुल जल भर जाता है, उससे मिट्टी है उसकी गुणवत्ता खराब होती है, भूमि का अवनयन होता है, भूमि का निम्नीकरण होता है। प्यारे मित्रों गौर करें, सेम की समस्या है, इसे क्या कहा जा सकता है? ये पारिस्थितिकी में परिवर्तन है, यानी जो आपका पारिस्थितिकी है उस पारिस्थितिकी के लिए दुश्मन का काम करता है सेम। सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। अब इसके लिए किया क्या जा रहा है? इसके लिए मेरे प्यारे मित्रों एक तो परियोजना है जो नीदरलैंड के सहयोग से इंडो जल निकास परियोजना, इंडो जल निकास, याद कर लो आप, इंडो जल निकास परियोजना। और एक इस सेम की समस्या वाले क्षेत्रों में यूकेलिप्टस लगाया जाता है, यूकेलिप्टस, यानी अपन जिसे सफेदा कहते हैं। अब बोले गुरुजी सफेदो क्यों लगा हुआ है? क्योंकि सफेदा जो होता है ये वाष्पीकरण करता है, ये ज्यादा वाष्पोत्सर्जन करता है, यानी नीचे से पानी लेगा फेंकेगा, लेगा फेंकेगा, लेगा फेंकेगा, इसलिए तो इसका तना बिल्कुल चिकना होता है क्योंकि वाष्पोत्सर्जन ज्यादा करता है। तो इसलिए यहाँ लगा दिया ताकि जो जल रिसाव वगैरह से समस्या पैदा हुई है इस समस्या का क्या हो सके? समाधान हो सके। तो ये मिट्टी की अपनी मुख्य मुख्य समस्याएं हैं मृदा अपर्दन की। मृदा अपर्दन की समस्याओं में क्या क्या समस्याएं हैं गौर करेंगे अपन। ये अपर्दन है, मृदा की रिंगती मृत्यु कहते हैं, आवरण अपर्दन, अवनलिका अपर्दन। अवनलिका को ध्यान देना, इसे गली अपर्दन भी कहते हैं, गली अपर्दन, ठीक है। उसके बाद में लवणीयता क्षारीयता की समस्या है, निरंतर मृदा उत्पादकता का कम होना। लवणीयता क्षारीयता में एक और किया जाता है, यानी जो खेत है उसके अंदर ग्वार है, बरसीम है, ढेंचा है,
इनकी फसलें ले ली जाती हैं। उसके बाद में प्रश्न है निरंतर मृदा की उत्पादकता का कम होना, खरपतवार की समस्या है, जलाधिक्य की समस्या है, सेम की समस्या है, ये आदि से समस्याएं और है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा जी, फिर आगे चलते हैं। ले लिया आपने, मिटा दूं, मिटा दो। तो ये मृदा की समस्याएं हैं। अब आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है, आज की क्लास का होमवर्क है वो घर पे करना है। कमेंट बॉक्स में तो काफी लंबा हो जाएगा, होमवर्क ही है ना, होमवर्क करना है। और एक प्रश्न भी चलो दे दूं मैं आपको, चैलेंज प्रश्न दे दूं पहले मैं कि राजोद क्या है, राजोदा परियोजना या राजोद परियोजना क्या है, ये तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। ये चैलेंज प्रश्न आज का। इसके अलावा होमवर्क है, जैसे आपको 3 चीजें बनानी है, मृदा अपरदन के कारक, फिर उसके प्रभाव और फिर इसके उपाय। ये होमवर्क है। अब आप कहें गुरुजी कैसे, जैसे मैं बताऊं, एग्जाम्पल बता रहा हूं। भाई मृदा अपरदन क्यों होता है? वनों की कटाई, वनों की कटाई हुई तो मृदा अपरदन होने लग गया। उसके बाद में अनियंत्रित पशु चराई। अब आप कहेंगे पशुओं के चरने से अपरदन कैसे होता है? 5, 10, 20 पशु नहीं, जब हजारों की संख्या में भेड़े वगैरह बकरियों वगैरह के रेवड़ आते हैं, वो खुर से लगातार भूमि को क्या करते हैं, ऊपरी परत को पोली कर देते हैं, नरम कर देते हैं, और फिर वो मिट्टी है वो क्या हो जाती है, उड़ने लग जाती है। ये भी कारण है। उसके बाद में कारण है कृषि का अवैज्ञानिक तरीका, यानी सिस्टमेटिक ढंग से अवैज्ञानिक तरीका, ये भी क्या है, आपका मृदा अपरदन का कारण है। उसके बाद में झूमिंग कृषि, ये भी क्या है, मृदा अपरदन का। ऐसे बहुत सारे कारक हो सकते हैं, मैंने एक उदाहरण लिए है ना। उसके बाद में प्रभाव क्या होगा, जब मिट्टी का अपरदन हो जाएगा तो प्रभाव के रूप में अपन कह सकते हैं वही मिट्टी उड़ उड़ के कहां जाएगी, नदी में जमा हो जाएगी, नदी के पेंदे में गाद जमा हो जाएगी, उससे नदी मार्ग बदल देगी, अचानक से बाढ़ आ सकती है। ये क्या है, मृदा की जो उत्पादकता वो कम हो सकती है। उपाय क्या किया जा सकता है, कृषि का वैज्ञानिक तरीका अपनाया जाए, वृक्षारोपण किए जाए, एक निश्चित चारागाह विकसित किए जाए, उन्हीं में पशुपालक हैं पशुओं को चराएं, आदि आदि इसके क्या हो सकते हैं, उपाय हो सकते हैं। ये होमवर्क आपको करना है। कैसी लगी आपको ये क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, और आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने परिवार के सदस्यों के साथ जुड़े। आपका अपना परिवार यूं ही दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, आप भी भागीदार बने। मिलते हैं नई क्लास के अंदर नए जोश के साथ, नए नॉलेज के साथ। जय हिंद, जय भारत।